हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आज आप जानेंगे कि कैसे अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे वॉर में ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो गए और कैसे अमेरिका ने उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया और कैसे कुछ हमारे भारत के नागरिक और जम्मू कश्मीर के नागरिक कैसे इन चीज़ों का सपोर्ट कर रहे हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर के मरने के बाद ये लोग जुलूस निकाल रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। आज आप इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल से जानने वाले हैं। सारी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो में हमेशा की तरह हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप जानेंगे कि कैसे हमारे भारत के कुछ नागरिक इन पॉलिटिशियंस का सपोर्ट करते हैं और इनके डेड हो जाने पे यानी कि मर जाने पे इनका फुल सपोर्ट करके रोड पे प्रदर्शन करते हैं। आइए दोस्तों अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों अमेरिका और ईरान के वार से। आप सब जानते होंगे कि इस समय अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, मतलब कि वॉर हो रही है। इससे हुआ क्या दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर को जान से मार दिया, यानी उनको मार दिया गया है। इस वजह से ईरान के अब जितने लोग हैं और कुछ अमेरिका के नागरिक भी हैं जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर का समर्थन कर रहे हैं और उनके खिलाफ उनके साथ एकत्रित होकर उनके लिए रोड पर जुलूस निकाल रहे हैं। और जितने ईरान के नागरिक हैं वो क्या आप चाहते हैं कि ईरान में कोई लोकतंत्र बने या ईरान एक डेमोक्रेटिक देश बन सके, पर कुछ लोग हैं जो इस चीज को पूरी तरह से इसका बहिष्कार कर रहे हैं कि ईरान अभी भी डिक्टेटरशिप की ओर ही अपना कदम रखे और अभी भी इसे डिक्टेटरशिप की ओर चलाया जाए, डिक्टेटरशिप की तरह ही इसे ट्रीट किया जाए। क्योंकि अन्य जितने अलग लोग हैं, अलग व्यक्ति हैं, वो चाहते हैं कि ईरान में अभी भी वही डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही चल सके। इस वजह से आधी पब्लिक दोनों गुटों में डिवाइड हो चुकी है। जो लोग ईरान के सुप्रीम लीडर का सपोर्ट कर रहे हैं वो अभी भी उनकी तस्वीर लेके अभी तक फुल प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। और इस प्रकार से आधी पब्लिक इधर डिवाइड हो गई कि वो लोग चाहते थे कि ईरान का सुप्रीम लीडर बदला जाए, जिसके वजह से हमें अच्छी और खुशहाल जिंदगी मिल सके। ऐसा केस हमने पहले भी देखा था जब अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया था और उसके राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को रातों रात अगवा कर लिया था। तब वहां के जितने नागरिक थे उन लोगों का कहना था कि अमेरिका ने अच्छा किया और बढ़िया किया जो उन्होंने इस देश के राष्ट्रपति को अपने साथ गिरफ्तार करके ले गए, क्योंकि उन देशों के नागरिक जितने भी नागरिक थे वो पहले से ही निकोलस मदुरो से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि हमें ऐसा शासक नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमें इतना ज्यादा हर चीज का सामना करना पड़े और हम मजबूर हो जाएं अपने देश को छोड़ने के लिए। इस प्रकार से वेनेजुएला के देश के जितने भी नागरिक थे वो लोग खुद अमेरिका का समर्थन कर रहे थे कि अमेरिका ने अच्छा किया एक हिसाब से जो उन्होंने निकोलस मदुरो को रातों रात अगवा कर लिया। पर ये चीज ईरान में लागू नहीं होती। ईरान के जितने भी नागरिक हैं वो आधे आधे में डिवाइड हो गए हैं। जो लोग ईरान के सुप्रीम लीडर का सपोर्ट कर रहे थे वो लोग अलग डिवाइड हो गए हैं और जो लोग उसका समर्थन नहीं करते थे वो लोग अलग डिवाइड हो गए हैं। तो इस प्रकार से अभी कोई निर्णय लिया नहीं गया। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ईरान के देश में एक कानून बनाया गया था कि जब ये इमरजेंसी लागू हो कि कोई हमारे सुप्रीम लीडर को मार दे या उनकी हत्या हो जाए या उनकी नेचुरल डेथ हो जाए, तो उसके लिए ये लोग पहले से ही 5 मेंबर को रेडी करके रखते थे कि अगर किसी ने भी हमारे देश के सुप्रीम लीडर को मार दिया तो 5 हमारे पास ऑप्शन होंगे जिन्हें हम आगे चल के सुप्रीम लीडर बना देंगे या घोषित कर देंगे। तो ये लोग अभी सुप्रीम लीडर को घोषित नहीं किए, क्योंकि इनका मानना है कि हम अगर अभी इस युद्ध के दौरान अगर अपने देश का सुप्रीम लीडर को घोषित कर देंगे तो अमेरिका उसे भी ढूंढ के मार देगा यानी तहस नहस कर देगा। इस वजह से ईरान अभी अपने देश के सुप्रीम लीडर को फुल तरीके से पब्लिक के सामने रिवील नहीं कर रहा है। और ईरान न जाने इस वजह से कितना ज्यादा चिढ़ गया है कि वो अब मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं उनपे अंधाधुंध फायरिंग करे जा रहा है, अपने ड्रोन भेजे जा रहा है, हर प्रकार से वहां कहीं न कहीं मिसाइल गिरा रहा है, फोड़ रहा है। इसका एग्जाम्पल आप इस प्रकार से ले सकते हैं जैसे कि दुबई हो गया, कतर हो गया, यूएई के जितने देश आते हैं उन सब पे ये दिन दहाड़े ड्रोन्स भेज रहा है, मिसाइल भेज रहा है, हर प्रकार से कहीं न कहीं शहरों को तबाह कर रहा है। इस प्रकार ईरान अब जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, जितने भी मिडिल ईस्ट में आते हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है। और ईरान चाहता है कि हमारे फेवर में कोई भी देश ना आए और हमारे साथ
किसी भी प्रकार का कोई देश का कोई मतलब इनको किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं चाहिए। ईरान ये साबित करना चाहता है कि कोई देश अगर हम पे हावी होता है तो हम उससे लड़ने के लिए अकेले ही सक्षम हैं। इस प्रकार से वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। और मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, यूएई, कतर और रोमानिया, जितने भी देश आते हैं मिडिल ईस्ट में, ये उनके ऊपर लगातार ड्रोन्स, मिसाइल इत्यादि भेज के अटैक कर दे रहा है। और यही हाल नहीं, इसके मतलब ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उनका जब देहांत हुआ तो इस प्रकार से जो हमारे जम्मू कश्मीर में मुस्लिम भाई रहे हैं, मतलब मुस्लिम भाई लोग रह रहे हैं, जितने मुस्लिम नागरिक हैं, वो इनका सपोर्ट कर रहे हैं। और इनके मर जाने के बाद वो लोग मुहर्रम, जैसे मुहर्रम मनाया जाता है उस प्रकार से इनका आंदोलन निकाल रहे हैं, इनके लिए रोड शो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सारी चीजों को मतलब जो जम्मू कश्मीर के जो भारत के नागरिक हैं वो इन सारी चीजों को करके इनका मतलब साथ दे रहे हैं। और अन्य जितने हमारे भारत के नागरिक हैं उनका कहना ये है कि अभी तो अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, अब हमें कोई भी मतलब मनोरंजन का साधन नहीं है, हमारे ऊपर तो किसी भी प्रकार का अटैक ही नहीं हो रहा है। हम अमेरिका और ईरान की इस लड़ाई को आराम से एंजॉय करेंगे, आराम से देखेंगे। उनका मानना ये है कि हमारे भारत देश में अब किसी भी प्रकार का कोई हमला हो ही नहीं सकता, हम तो भारत में हैं, हम पूरी तरीके से सेफ हैं और हम ईरान और अमेरिका के इस वार को एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखेंगे और एंजॉय करेंगे। कुछ भारत के लोगों का ऐसा मानना है, पर वो ये नहीं जानते कि हमारे भारत देश पे भी इसके वजह से मतलब नुकसान हो सकता है। किसी भी प्रकार का नुकसान हो वो आप आगे वीडियो में जानेंगे। पहले बात कर लेते हैं इस बात की कि कैसे हमारे देश के जो नागरिक हैं जो ईरान गए थे पढ़ने, अपनी डिग्री कंप्लीट करने, वो इस युद्ध के दौरान ईरान में फंस चुके हैं और उनकी भी इस चीज में कैसे गलती है, आइए थोड़ा इस चीज को समझ लेते हैं। मैं आपको डिटेल से इस बारे में आपको समझा देता हूं कि जो हमारी इंडियन एम्बेसी होती है, जितने भी हमारे भारत के नागरिक हैं वो जब ईरान में पढ़ रहे होते हैं या अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे होते हैं तो हमारी इंडियन एम्बेसी के द्वारा उनको नोटिस भेजा जाता है कि ईरान में कभी भी सिचुएशन पलट सकती है और कभी भी वहां हमले हो सकते हैं, ड्रोन गिर सकते हैं, मिसाइल गिर सकते हैं। पर उतने समय हमारे जितने भारत के स्टूडेंट होते हैं वो इस चीज को नहीं मानते हैं कि कोई बात नहीं, ईरान में इस समय सब कुछ बढ़िया चल रहा है, स्कूल कॉलेज सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, तो हमें ईरान अभी पसंद है, हम ईरान में ही रहेंगे। और ये लोग इंडियन एम्बेसी को इस नोटिस को खारिज कर देते हैं, मतलब नहीं मानते। और फिर इन्हें फरवरी में 2025 में फिर इनको नोटिस भेजी जाती है कि देखिए ईरान की सिक्योरिटी कभी भी मतलब पलट सकती है और कभी भी वहां अटैक हो सकते हैं, कभी भी मिसाइल गिर सकती हैं। पर जितने भारत के स्टूडेंट ईरान में पढ़ रहे होते हैं उन्होंने फिर इस चीज को मतलब निगेटिव तरीके से लिया और इस चीज को डिनाइड कर दिया कि अभी ईरान में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है और हम ईरान में रहकर ही अपनी ग्रेजुएशन, अपनी पढ़ाई, सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे। पर आगे चल के हुआ क्या दोस्तों, अब जब वहां अटैक होने लगे, ड्रोन्स गिरने लगी, मिसाइल्स गिरने लगी, तब वहां के स्टूडेंट मतलब गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लीजिए, हमें वापस अपने देश बुला लीजिए, हम यहाँ रहना नहीं चाहते, यहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। पर जब इंडियन एम्बेसी द्वारा इनको ये चीज भेजा गया, नोटिस दी गई कि आप हमारे देश मतलब आप भारत के हैं तो आप भारत पहले आ जाइए ताकि वहां आगे चल के आपको ये सारी दिक्कतों का सामना न करना पड़ सके, तो उन्होंने इस बात को नकार दिया कि इस बात को उन्होंने माना नहीं। इसके वजह से आज इंडियन स्टूडेंट जितने भी ईरान जैसे देश में रह के पढ़ाई कर रहे हैं उनका मतलब बुरा हाल हो गया। वो रो रो के सोशल मीडिया पे हमारे देश से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लिया जाए, तो उनका कहना ये है। पर जब उन्हें पहले नोटिस भेजी गई तो उन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों कि इससे आखिर इन अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में भारत को कैसे नुकसान हो सकता है। हमारे देश की भी बहुत बड़ी भूमिका है। कुछ लोग मानते हैं कि हमारे देश में तो कोई ड्रोन्स या मिसाइल्स कुछ ऐसे किसी भी प्रकार के अटैक तो हो नहीं रहे हैं, तो हम तो भाई पूरी तरीके से सेफ हैं, हमारे देश को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। पर ये शायद भारत के नागरिकों की भूल है, क्योंकि हमारे देश को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि हमारे देश का जो ऑयल होता है वो भी ईरान जैसे देश से ही आता है। इस वजह से होगा क्या दोस्तों, हमारे देश में ऑयल सप्लाई कम हो जाएगी, मतलब सप्लाई चेन डैमेज हो जाएगी, जिससे हमारे देश में प्रॉपर तरीके से ऑयल नहीं पहुंच पाएगा और हमारे ट्रेड्स जो हैं वो घटकर नीचे ग्राफ में जाते हुए नजर आएंगे। जो युद्ध के दौरान होगा उससे हमारा ट्रेड घट जाएगा और कहीं न कहीं हमें इन सारी चीजों का भी सामना करना पड़ सकता है कि हमारे आयात निर्यात में भी
दिक्कत आ सकती है। अब इससे बचने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि अगर वर्ल्ड वॉर की कोई मतलब चिंता या कोई पॉइंट दिखता है कि अब विश्व युद्ध होने वाला है, तो इससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमारे देश में पहले के साइंटिस्ट करते थे सन 1970 में, 1969 में, इस प्रकार के जब हमारे देश के साइंटिस्ट खोज किया करते थे, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हैं, उनकी वजह से आज हमारा देश इतना सेफ है। तो हमें उस प्रकार के साइंटिस्ट को बनाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, जनरेट करना चाहिए, जिसके वजह से हमारे देश में उस प्रकार के साइंटिस्ट बन सकें जो उन मिसाइलों का जवाब दे सकें, और जब वो हमारे ऊपर आक्रमण करने आए तो उनको तहस नहस कर सकें, हवा में ही उनको फायर कर सकें, जिसके वजह से हमारे देश और हमारे देश को बचाया जा सके। इस प्रकार की हमारे देश में मतलब टेक्निक डेवलप की जानी चाहिए और इस प्रकार के साइंटिस्टों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि अगर हमारे देश में भी आगे चल के ऐसा कोई खतरा आए तो उससे निपटा जाना चाहिए। अभी तो हालात फिलहाल भारत देश के बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितने लोग हैं वो अगर भारत में रह रहे हैं तो उनका मानना यही है कि हम पूरी तरीके से सेफ हैं, हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो रही है, ना हमारे देश को हो रही है। पर आप जाग जाइए, अगर हमारे देश को इस प्रकार से हानि नहीं पहुंच सकती तो हमारे देश को एक अन्य प्रकार से जरूर हानि पहुंचेगी, वो है ट्रेड डील, दूसरा है ऑयल। तो हमारी वीडियो का माध्यम आप तक जागरूकता पहुंचाना है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।